नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आप एनएलएम एजुकेशन में हम सब मिलकर इस वीडियो पर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य भी है कि इस एनएलएम एजुकेशन को सबसे बेहतर, गुणवत्ता युक्त, प्रमाणिक, विश्वसनीय और उत्कृष्ट चैनल बनाना। तो आप लोगों के सहयोग से ये कार्य होगा भी, लेकिन गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए, क्वालिटी बनी रहनी चाहिए, अच्छे लोग ही रहने चाहिए। तो सिंपल मैंने कहा कि बेसिकली वैसी ये नहीं है कि हल्का टीचर या अर्धज्ञानी व्यक्ति सामने आ जाए और वो पूरे ज्ञान को आधा पड़दा बताए, तो वो उचित नहीं है। तो मित्रों, आज हम करंट अफेयर के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मैंने उस पर सुना है अमेरिकी नीग्रो स्वेज संघर्ष और डर्टी हैंड की राजनीति। इस समय अमेरिका में एक तो कोरोना महामारी फैल ही रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका जैसे देश आज गृह युद्ध, एक तरीके से प्रजातिवाद का भी शिकार हो रहे हैं। वहाँ नीग्रो स्वेज संघर्ष भी चल रहा है, अभी आपने सुना भी होगा टीवी पर भी। और 40 शहरों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तो एकदम पूरा मारकाट वाली स्थिति बनी हुई है। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बंकर में जाके छुपना पड़ा। तो ऐसी स्थिति बन गई कि इतनी बड़ी महाशक्ति और उसकी हालत ये हो रही है। तो हम आज इस नीग्रो स्वेज संघर्ष पर चर्चा करेंगे, पूरा आपको व्यू बताएंगे। तो आप इसको बस, आपने अब तक समाचार चैनलों पे सुना होगा इसको, लेकिन मैं थोड़ा राजनीतिक दृष्टि पर लेते हुए, इतिहास पर जाते हुए पूरा आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो आपको वो ध्यान में रखना है। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में यूरोपियन लोग, स्वेज जाति के लोग तो औपनिवेशिक काल में गए, 16वीं 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वहाँ गए। मूल नागरिक तो वहाँ पर जो अश्वेत थे और बाकी अफ्रीकी के लोगों की भी भागीदारी हुई, जो दास के रूप में ये लेकर गए यूरोपीय लोग वहाँ पर काम कराने के लिए। और ज़्यादातर वहाँ के मूल नागरिकों को उन्होंने निग्रो श्रेणी में ही रखा। तो उसी समय बेसिकली कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल में ही संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अमेरिका 1776 में कहीं ना कहीं संघर्ष भी, स्वतंत्र भी हो गया। 1787 में नया संविधान भी बनकर तैयार हो गया। 1789 में लागू भी हो गया। लेकिन निग्रो लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। जब अधिकार नहीं मिला तो इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी चलाए, पहले संवैधानिक आंदोलन चलाए, संघर्ष भी किया, गृह युद्ध वाली स्थिति भी बनी। तो कहते हैं 1861 के समय अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति अमेरिका के बने, 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मूलतः वो गरीब परिवार के थे। वो किताब पढ़ने के बहुत अधिक शौकीन थे। वो अश्वेत ही थे, निम्न जाति के भी थे कहीं ना कहीं। तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने पहली बार दास प्रथा का उन्मूलन के लिए 13वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में 13वां संशोधन अधिनियम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने पारित करवाया था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय भी कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति विद्यमान हो गई थी। गोरे लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि वो अहमवाद, प्रजातिवाद कहीं ना कहीं भरा हुआ था। मेनली कुछ स्वार्थी तबके राजनीति लोगों में रहता है, बाकी आम व्यक्ति तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन उससे भी भड़का दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं निग्रों को कुछ दास प्रथा के उन्मूलन से कुछ राहत मिली। उसके बाद जो अगले विद्वान थे 20वीं शताब्दी में, मार्टिन लूथर जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, कि वो गांधी जी के समर्थक थे, महात्मा गांधी जी के। उन्होंने वहाँ पर बेसिकली निग्रों के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले 1955 में बस आंदोलन चलाया था कि बस में भी निग्रो बैठ सकते हैं, यानी कि उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व हों, वो स्वेज को टच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1955 में आंदोलन चलाया और उसके फलस्वरूप बसों में बैठने का अधिकार निग्रो लोगों को मिला। कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर का योगदान था। 1965 में निग्रो को वहाँ मतदान का अधिकार मिला। तो निग्रो को मतदान का अधिकार 1965 में जाकर मिला। तो आप स्थिति देख ही सकते हैं कि अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति बनता है, लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन वहाँ भी प्रजातिवाद जैसी समस्याएं, कहीं ना कहीं नरजातीय संघर्ष और जो लोकतंत्र के नकारात्मक रूप हैं, वो सारे लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं अमेरिका में जड़ कर ही रही थी। मार्टिन लूथर की भी हत्या कहीं ना कहीं कर दी थी। अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या 1968 में की गई थी।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1968 में उनकी भी गोली मारकर हत्या की, जैसे गांधी जी की गोडसे ने हत्या की थी, ऐसे मार्टिन लूथर की भी हत्या हो गई थी। ये मार्टिन लूथर ने अनेक किताबों की रचना भी की थी। 1964 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो और वास्तव में दुनिया के फेमस एक मानवतावादी विचारक के रूप में भी उभरे थे। तो मार्टिन लूथर के बाद निग्रो की स्थितियों में सुधार अमेरिका में हुआ और उन्होंने राजनीति में कहीं ना कहीं भागीदारी की मांग भी की। उसके बाद बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। कहीं ना कहीं बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसी समय की घटना है कि उसी समय एक फर्गुसन वाला केस हुआ था 8 अगस्त 2015 को। बराक ओबामा भी निग्रो ही हैं। तो उस समय क्या है, फर्गुसन एक व्यक्ति था, तो उसको श्वेत अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब अंग्रेज श्वेत अधिकारी ने गोली मारकर हत्या की तो निग्रो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बराक ओबामा जी ने उसे हैंडल कर दिया और उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं मामला शांत हो गया। लेकिन उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर चुनाव हुए, 45वें राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं भी आना शुरू हुई। नवंबर 2016 में आप देखिए, इस चुनाव में ही कहीं ना कहीं राजनीति में प्रजातिवाद का प्रयोग किया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने काकेशियाई प्रजाति श्वेत लोगों का समर्थन किया और उसको बढ़ावा देने की चेष्टा की और चुनाव में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं बना रहा था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो निग्रो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं विश्वास की राजनीति में विश्वास जो रहता है, कहते हैं निम्न वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास तो जाहिर होना ही था। उनकी नीतियां किस प्रकार की हो तो लोग वो जो वहाँ रहते हैं तो भली भांति रूप से बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार दोयम दर्जे का रहा है और इसमें कुछ वृद्धि हुई है बराक ओबामा के बाद। ऐसा पत्रकारगण और अध्ययनकर्ता सब ये ऐसा कहते हैं। मैं तो कभी नहीं गया वहाँ, मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं विभिन्न शोध और बाकी लोगों के विचारों के आधार पर ही बता रहा हूँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रजातिवाद के लक्षण ज़्यादा दिखाई देने लगे। राजनीति में ये सारी प्रजातिवाद की बातें आने लगी तो श्वेत को ज़्यादा बल देने लगे, तो समस्याएं कहीं घर करने लगी। इसी क्षण एक क्या होता है कि जॉन फ्लॉयड एक निग्रो व्यक्ति होते हैं जो शिक्षक का काम, ट्रेनर का काम करते हैं। उनको नकली नोट के एक असमंजस की स्थिति वाला केस था, उसमें पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कहते, तो वो कहता है मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं बंद में नहीं बैठ सकता। तो फिर एक पुलिस वाला जो गोरा होता है उसकी गर्दन पर पैर रखता है, घुटना रखकर उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है। तो जैसे जॉन फ्लॉयड जो निग्रो थे उनको दबाते तो वो बोलता भी है आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। तो ऐसा बोलता रहता है, कुछ समय तक घुटना रखता है, उससे जॉन फ्लॉयड की मृत्यु जाती है। उसके बाद पूरा अमेरिका जल उठता है और आज भी जल रहा है। वहाँ 40 शहरों में कहीं ना कहीं कर्फ्यू की स्थिति है, निग्रो लोग सड़क पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से गृहयुद्ध जैसी समस्याएं बन चुकी हैं। जो अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र की बात करता है, मानवता की बात करता है, और अपने यहाँ ही जब मानवता और लोकतंत्र उसका नहीं पाया जाता, तो मैं नहीं मानता कि अमेरिका का लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र से या अन्य किसी देश के लोकतंत्र से अधिक गुणात्मक है, अधिक अच्छा है। तो श्रेष्ठ लोकतंत्र तो नहीं कह सकते। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के महाशक्ति के पतन का भी परिचायक बनता है, क्योंकि लोकतंत्र रहता है वही महाशक्ति बनता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी लोकतंत्र में कमी का परिचायक भी कहते हैं। अभी मित्रों में एक बात आपको कह देता हूँ, सुना देता हूँ कि इसमें बहुत कुछ ये जो निग्रो श्वेत संघर्ष आ रहा है, इसमें बहुत हद तक राजनीति रहती है। ये नेता लोग जो रहते हैं सत्ता के लोलुपता के कारण बहुत बार कहीं ना कहीं प्रजातिवाद का सहारा ले लेते हैं, दंगों का सहारा ले लेते हैं, हिंसक नीतियों का सहारा लेते हैं। काम तो करते नहीं, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तत्काल जनमत हासिल करने के लिए इस प्रकार की नीति अपना लेते हैं, जिसे जयपाल सार्त्र गंदे हाथ या डर्टी हैंड की संकल्पना कहता है। तो डर्टी हैंड की संकल्पना क्या है, इसकी बात जयपाल सार्त्र थे, एक विद्वान नव मार्क्सवादी थे, उन्होंने सबसे पहले दी थी, जयपाल सार्त्र ने। तो उन्होंने बेसिकली इसे कहा था कि ये डर्टी हैंड की संकल्पना
कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। गंदी राजनीति, डर्टी हैंड की संकल्पना। ये गंदी राजनीति के अपने स्वार्थ के लिए प्रजातिवाद का प्रयोग करना या कहीं दूसरे देश में आर्मी कार्रवाई करना। कई बार आपने सुना कि अचानक से कहीं ना कहीं ऑपरेशन चला दिया जाता है, तो वो सब कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नीतियां अपनाना, किसी देश का बार बार नाम लेना, जैसे बेसिकली हर राष्ट्र में पड़ोसी राष्ट्र का ही नाम लेना, तो वो बस चुनाव के समय ज़्यादा रहता है। बाकी जाकर तो सब नॉर्मल बातें, जो चुनाव ख़त्म सारी बातें ख़त्म, किसी धार्मिक बात को उठा लेना, तो ये सब डर्टी हैंड की संकल्पना है, गंदी हाथ की राजनीति की संकल्पना है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ खून से रंगे रहते हैं क्योंकि उसमें अनेक व्यक्तियों की हत्या होती है। तो जयपाल सात्र कहता है कि ऐसे नेता जो डर्टी हैंड का प्रयोग करते हैं वो मानवता के विरुद्ध हैं। हमें गंदे हाथ की राजनीति नहीं करनी चाहिए, डर्टी हैंड की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं गृहयुद्ध को बढ़ावा देती है, मानवता को समाप्त कर देती है। तो डर्टी हैंड को रोकना होगा। आज आम व्यक्ति को भी समझना होगा कि सारे ये मुद्दे चुनाव के समय क्यों होते हैं। अमेरिका में भी अब चुनाव 6 महीने बाद होने वाले हैं, तो अभी क्यों होते हैं, पहले क्यों नहीं होते। और ये सामान्य व्यक्ति की समस्या नहीं रहती, एक आम व्यक्ति दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है। आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, अभी भी हमारे देश में देखें या बाकी देशों में भी देखें, हमारे देश में तो इतना बड़ा लोकतंत्र है, भारत भी महाशक्ति की ओर अग्रसर है। अब कोरोना में श्रमिकों की हालत, सड़कों पर 800-800 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो उस समय कहाँ थे भैया आप लोग। बाकी सब कामों के लिए समय रहता है, लेकिन उनके लिए किसी के पास, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता, पार्टी से की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें क्या ध्यान रखती हैं कि मानवता के विरुद्ध हैं। तो डर्टी हैंड की राजनीति ना करके हमें विकास की राजनीति करें। आम जनता और पढ़े लिखे युवक को भी विकास की राजनीति की ओर ध्यान केंद्रित करें। जयपाल सात्र ने कहीं ना कहीं हमें एक संदेश के माध्यम से कहा था। उसके बाद एक बहुत बड़े थिंकर माइकल वाल्जर रहे थे। माइकल वाल्जर ने भी इसको स्पष्टता, इस अवधारणा को प्रदान की थी। किसने की थी? माइकल वाल्जर ने। ये समुदायवादी विचारक थे माइकल वाल्जर। इन्होंने डर्टी हैंड की संकल्पना को स्पष्टता दी थी, और उन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान भी कहा था कि जो मित्र राष्ट्र हैं, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र हैं, उनके द्वारा जर्मनी पर बमबारी करना, जहां पब्लिक रहती है, ये सब कहीं ना कहीं डर्टी हैंड है कि आप वहीं पर जाके बमबारी करना, पर्टिकुलर किसी जाति का नाम लेना, तो ये सब डर्टी हैंड की राजनीति है। तो वो सब भेदभाव नहीं है, जैसे सिंपल आज हो रहा है। कोरोना में भी हम अपने देश में देखें, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को तो विमान पर लाया जा रहा है, वो कोरोना नहीं फैला रहे, लेकिन श्रमिकों को कोई नहीं देख रहा। जिन्होंने कोरोना भी फैलाया नहीं, बेचारों ने वो अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए बस के लिए पैसे नहीं है, लेकिन विमान के लिए पैसे हैं। सबके लिए पैसे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पैसे हैं, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की, ये सिद्ध करती है कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति है, डर्टी हैंड की राजनीति है। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो अमरीकी नीग्रो स्वेज संघर्ष की राजनीति और डर्टी हैंड की राजनीति कैसे खत्म हो, डर्टी हैंड की राजनीतिकता का तो यह है कि तभी खत्म होगी हम जागरूकता लाएंगे, जागरूकता लाएंगे और कहीं ना कहीं नैतिकता लाएंगे। और ये नैतिकता लाएंगे तब समस्या का समाधान। नैतिकता में सबसे मेन चीज़ है कि जॉन रोल्स ने भी कहा है कि नैतिकता आएगी तभी हम गरीब वर्ग पर ध्यान देंगे। कोई भी समाज होता है जंजीर के समान होता है, और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो बेसिकली आपको इसलिए सबसे कमज़ोर वर्ग का पहले विकास करना होगा कि आप प्रजातिवाद में ना पड़ें, जातिवाद में ना पड़ें, जो कमज़ोर है उसका विकास कर दें। पूरा भारत एक परिवार है, तो पूरे भारत में जो भी निम्न जाति का, निम्न वर्ग का, निम्न आय वाला जो भी है, उसमें हम मूल बातों से हटकर उनके विकास पर ध्यान दें। तो बेसिकली तभी भारत का विकास संभव है। तो वही बात कहीं ना कहीं कि जॉन रोल्स कहते हैं। तो जॉन रोल्स कहते हैं कि समस्या का समाधान आरक्षण द्वारा होगा। निम्न वर्ग को जब आरक्षण देंगे तो समस्याओं का समाधान होगा, उसे अधिक अधिकार देंगे। जैसे आज श्रमिकों को डायरेक्ट धन की आवश्यकता है, तो उनको डायरेक्ट
धन मिलना चाहिए, छोटे उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिए, बड़े उद्योग तो संचालित हो जाएंगे, नहीं तो भारत के सामने कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था संचालन के लिए आज कोरोना के काल में भी हमें कहीं ना कहीं जोन रोल्स के अनुरूप ही कार्य करना होगा कि हमें आरक्षण देना होगा, गरीबों को, मजदूरों को, निम्न उद्योगों को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता देनी होगी डायरेक्ट, तभी काम चलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था गति होगी, तभी समस्याओं का निदान होगा। तो यही अमेरिका नीग्रो स्वेज संघर्ष भी तभी खत्म होगा जब नीग्रो लोगों को अधिक से अधिक सहायता देकर विकास किया जा सकता है। लेकिन डर्टी हैंड वाली राजनीति करेंगे तो ये समस्या बढ़ती जाएगी और देश भी छिन्न भिन्न हो सकता है। तो अमेरिका के सामने भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है। उसका महाशक्ति का रुतबा छिन सकता है। अब अमेरिका और अमेरिकी लोगों को और नेताओं को तय करना है कि अपना स्वार्थ पूरा करना है, राष्ट्र हित को वृद्धि करनी है, तो ये ध्यान में रखना है। तो मित्रों, हम अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तभी कुछ हम सीख पाएंगे। चिंतन मनन करना, ये कहते भी हैं मित्रों, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। आज कोरोना है तो वक्त बदलेगा, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, हम बार बार पकड़ेंगे फिसलेगा, लेकिन वक्त है बदलता भी ज़रूर है। तो मित्रों, हम नवीन टॉपिक लेकर भी फिर आएंगे। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, मैं भविष्य में जो यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस भी शुरू करूंगा। पॉलिटिकल साइंस में बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि थिंकर से स्टार्ट करूं क्लास या लोक प्रशासन से करूं, तो आप इसमें कमेंट करके कह सकते हैं। लेकिन तीसरी बात ना करना, दोनों में से एक करना, क्योंकि बाकी तो मैंने काफ़ी ट्यूब डाली भी है थ्योरी वगैरह की, IR की भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये 2 टॉपिक अभी अनटचेबल हैं, तो मैं इनको पूरा भी कर दूंगा। तो आपसे मैं वादा करता हूं, तो आप थोड़ा सा इन दोनों पर अपनी राय दें, तो आपकी राय मेरे लिए सराहनीय होगी और सराखों पर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि YouTube को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विस्तारित करें। धन्यवाद, आपका सहयोग अपेक्षित है। नमस्कार।